तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये जो 100 एमसीक्यूज है ये आपके प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हैं उनके डिफ़िकल्टी का जो लेवल है उस पर बेस्ड है। तो लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेगा उसका जो लास्ट तक वीडियो देखता रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर है। और मैं बता दे रहा हूँ मेरा गला ख़राब है तो हेडफोन लगा के देख रहे हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, बिकॉज बीच में अगर खांसी आई तो आपके कान से खून निकलेगा और फिर मुझे ब्लेम नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की ओर। बट उससे पहले मैं आपसे वो 3 गोल्डन वर्ड्स कहना चाहूँगा जो कि है हमारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये 3 चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है। एंड उसके बाद चलिए बढ़ते इस वीडियो की ओर। सबसे पहला एमसीक्यू होने वाला है हमारा एक मिनट, यस, सबसे पहला एमसीक्यू होने वाला है हमारा जो कि है हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट के जो पिताश्री हैं पापा जी, वो कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन मायोनीज बेचते थे शायद ये, पीटर ड्रकर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी जो कि है जनरल मैनेजमेंट। यहीं पे अगर हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा होता तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता था, बट यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट की बात हो रही है तो हमारा आंसर होगा बी, हेनरी फ्योल। सेकेंड प्रिंसिपल पे सेकेंड एमसीक्यू आते हैं प्रिंसिपल्स के। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय हेनरी फ्योल? तो उन्होंने हमारे 14, इसको हिंदी में नहीं बोलना है, 14 को बहुत ही गलत साउंड करता है और हम पारिवारिक लोग हैं तो हमें 14 को हिंदी में नहीं बोलना है। 13, 14, 15 ऐसे काउंटिंग करनी है। थर्ड एमसीक्यू पे आते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइजेस वन बॉस फॉर एवरी एम्प्लॉय टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मेंटेन एफिशिएंसी। यहाँ पे दोस्तों हायरार्की वाली बात हो रही, तो अगर हायरार्की अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो यानी कि अथॉरिटी वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हमारा जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये प्रिंसिपल परफेक्टली फिट होता है इस जगह पे। Which principle of management suggests that there should be one head and one plan for a group of activities having the same objective? तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, इसको हम ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पे वो बॉस वाली बात हो रही थी। सबऑर्डिनेशन द इंडिविजुअल, ये तो हमारा वो है कि कई इंटरेस्ट जो है उसको एक जगह पे लेके आना। डिवीजन ऑफ वर्क, एक ही काम को अलग अलग लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स में करना। तो यहाँ पे हमारा सबसे बढ़िया आंसर होता है बी वाला। आई नो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है तो आप कहेंगे वही चीज़ देख के बता रहे हैं, वही कर रहा हूँ मैं, देख के बता रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हुआ चल रहा हूँ जो कि आप अकेले नहीं समझ पाते। फिफ्थ वाला, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट एडवोकेट्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर के बारे में कौन सा मतलब एडवोकेट करता है कि जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उसको वो काम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही है हमारा? तो ये बात करता है हमारे डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में, यानी कि जब हम काम बांट रहे हैं तो जो जिस काम के लिए सूटेबल है उस पर्सन को वो काम देना चाहिए। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आंख बंद करके टिक कर लेना, बट सब समझ लेते हैं। इनिशिएटिव हमारा अलग प्रिंसिपल होता है, एक्विटी अलग होता है, ऑर्डर भी अलग होता है, तीनों अलग होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। बहुत ही लेम जोक मार रहा हूँ बट माफ़ करिए, वो इतना इजी एमसीक्यू आ रहा है तो मैं क्या कहूँ। 7th वाला है ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट इज कवर्ड अंडर विच प्रिंसिपल। यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स होते हैं और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है तो उसमें जो चीज़ें होती हैं ये कौन से प्रिंसिपल कवर करता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना है, एग्रीमेंट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है उसके बेसिस पे आपको काम करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है? हमारा रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय एक उसका पार्ट कह सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ये बिल्कुल अलग होता है। स्टेबिलिटी टेन्योर पर्सनल ये भी गलत है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट सजेस्ट फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन फॉर एम्प्लॉयज इज, यानी कि यहाँ पे रेम्युनरेशन की बात हो रही तो रेम्युनरेशन जहाँ पर भी होगा उसके लिए हमारा प्रिंसिपल है द रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कौन सी चीज़ें सिस्टमेटिक, यानी कि यहाँ पे वो हमारे जो HM साहब हैं तो उनका आपने मीम देखा होगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो यहाँ पे वो वाली बात हो रही है कि जो सिस्टमेटिक तरीका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है
वो कहाँ पे होने वाला है, तो वहाँ पे ये ऑर्डर में होगा, यानी कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की बात हो रही है। ट्रीटमेंट ट्रीटिंग ऑल एम्प्लॉयज इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज द एसेंस ऑफ विच प्रिंसिपल। यहाँ पे इक्वलिटी इक्विटी की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। विच प्रिंसिपल अलाउज एम्प्लॉयज टू टेक फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ की सेल्फ मोटिवेशन, हम पहला स्टेप ले रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो जैसा नाम वैसा काम, तो प्रिंसिपल हमारा है इनिशिएटिव वाला। द प्रिंसिपल्स दैट एम्फसाइजेस टीम वर्क एंड प्रमोट अ टीम स्पिरिट। यहाँ पे टीम स्पिरिट की बात हो रही है, हमें टीम स्पिरिट को प्रमोट करना है, टीम वर्क को बढ़ावा देना है, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, सबॉर्डिनेट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ये भी नहीं होगा, यहाँ पे परफेक्ट होगा आंसर हमारा सी वाला, जो कि एस्पिरेट दे कॉर्प्स। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या है कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल इंटरेस्ट हो उसको साइड रख के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको प्रायोरिटी रखनी चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ को। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हमारी बात करता है, तो ये बात करता है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो हमारा 14th आ चुका है एमसीक्यू, इसको हिंदी में नहीं बोलेंगे, अगेन डिस्क्लेमर। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप टू द लोवेस्ट रैंक इज नोन एज। यहाँ पे बात हो रही है अथॉरिटी, वो एक टॉप टू बॉटम, तो ये कहाँ पे होता है हमारा, गैंग प्लैंक, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्केलर चेन, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा जो सी वाला होता है, यहाँ पे हमारा टॉप से लोवेस्ट वाला जो रैंक होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे हमारी स्केलर चेन में होती है। 15 पे आते हैं, जो कि हमारा विच प्रिंसिपल रिफर्स टू द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसिडरेटेड एट टॉप लेवल। यानी कि कौन सा प्रिंसिपल बात करते हैं हमारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट टॉप लेवल, यानी कि किस प्रिंसिपल के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, इनिशिएटिव हमारा अलग ही प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा सी वाला, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। द प्रिंसिपल डैट एम्स टू मिनिमाइज पीपल टर्नओवर इज। यहाँ पे हमारा पीपल टर्नओवर यानी कि कितने लोग, मान लीजिए हम हर महीने 10 लोग को हायर कर रहे हैं, 10 लोग को हायर फायर। राइमिंग अच्छा हो रहा है, बट ये होना नहीं चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। F.W. टेलर इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू। यहाँ पे हमारा फ्यूल की बात नहीं हो रही, टेलर देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेमोरी टिक बताता हूँ, टेलर टी से है। टी स्टैंड फॉर व्हाट, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको आपको ऐसे याद करना है। फेल और टेलर में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो टी से टेक्नोलॉजी, फ्यूल से जनरल वाला हो गया, तो अगर एक जगह साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया तो दूसरा जो बताओ वो जनरल मैनेजमेंट वाला, तो यहाँ पे इसको टी याद रखना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। कौन सा नहीं है, साइंस, रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिटी ऑफ कमांड है ये हमारा इम्पोस्टर है। साइंस नॉट थंब ऑफ रूल, नॉट रूल ऑफ थंब, मैं उसको पिछले 3 बार से गलत पढ़ रहा हूँ। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब एम्फसाइजेस व्हाट, यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स, अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स टू वर्क, रिलाइंग ऑन पर्सनल जजमेंट, फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड टू वर्क। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड फोकसेस ऑन व्हाट, इट फोकसेस ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहाँ पे जो हमारा अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन की बात हो रही एमंग किसके बीच, हमारा जो मैनेजमेंट है और जो हमारे वर्कर्स है उनके बीच में एक कोऑपरेशन होना चाहिए, उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग आपके और उसके बीच में नहीं है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म सजेस्ट व्हाट, एनकरेजिंग कंपटीशन among workers, working in isolation, mutual cooperation between management and workers, प्रायोरिटाइजिंग इंडिविजुअल गोल्स। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी वाला, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि हमें साथ मिलकर काम करना है, अकेले अकेले नहीं निकल जाना है जंग पे। द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी एम्फसाइजेस व्हाट, इट एम्फसाइजेस इग्नोरिंग वर्किंग टेरिंग, नहीं, डिस्करेजिंग वर्किंग एम्प्लॉयमेंट,
लिमिटिंग वर्किंग पोटेंशियल, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी वाला जो कि हमारा प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एनहांस वर्किंग कैपेबिलिटीज। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे एक डेवलपमेंट एक स्किल्स की बात हो रही है, एक ट्रेनिंग की बात हो रही है। टेलर एडवोकेटेड फॉर सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग विच इज रिलेटेड टू व्हाट, विच इज रिलेटेड टू functional foremanship. Under functional foremanship, how many foremen would a worker have? यानी कि एक वर्कर के पास कितने फोरमैन होने चाहिए? 1, 2, 8, 4। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी वाला जो कि है हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोरमैन अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप? यहाँ कि हमारा कौन सा फोरमैन नहीं है, यानी कि हमें बताना है इम्पोस्टर एमंग अस। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रिपेयर बॉस, जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजर हमारे कोई फंक्शनल फोरमैन नहीं होते, ये भैया टॉप वाले बंदे हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू व्हाट? एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स, ना सिंप्लीफाई वर्क प्रोसेस, सेट डिफरेंट वेज रेट। ये तो हमारा रेम्युनरेशन वाली बात हो गई। बी वाला है डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ जॉब, यानी कि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, ये हमारा टाइम स्टडी वाला जो मेथड है, टेक्निक है, वो हमें बताता है। मोशन स्टडी क्या बताता है हमें? मेजर टाइम टेकन फॉर डिफरेंट टास्क, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट वेस्टफुल मूवमेंट्स। तो ये हमारा मोशन स्टडी, यानी कि फालतू की चीज़ें। अब मान लीजिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये पेन यहाँ पे रखा है, इसका जो कैप है ये मान लीजिए अलग गोडाउन में रखा है, तो अगर इस पेन को कंप्लीट करना है, अब उस गोडाउन से लेकर के यहाँ इस कैप को लाए, फिर एक दूसरी जगह से यहाँ पे लाए, फिर मैंने यहाँ पे उसको असेंबल किया, तो ये फालतू का मूवमेंट हो रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको क्या करना चाहिए? हमें एक ही जगह दोनों चीज़ रखनी चाहिए, जिससे कि हमारे टाइम हो बचेगा और फालतू का जो मूवमेंट है, वेस्टफुल मूवमेंट, वो नहीं हो पाएगा। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स एट एलिमिनेटिंग वेराइटी इन प्रोडक्ट्स? इसका आंसर होगा ऐसा कौन सा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि एम करता है एलिमिनेटिंग वैरायटी इन प्रोडक्ट्स, यानी कि फालतू की प्रोडक्ट्स 10 जगह चीज़ों को बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल एलिमिनेट करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज तरीके से करेंगे और अपने काम को सिंपल रखेंगे, सिंप्लीफिकेशन। द डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट? डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो वर्कर जितना काम कर रहा है उसको उतना पैसा देना चाहिए। मान लीजिए हमारी टीम है 8 लोग की, अब उसमें से 4 बंदे जो हैं वो मेन काम करें, बाकी जो 4 बंदे वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, लेकिन पैसा हम सबको बराबर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 4 अच्छा काम कर रहे हैं वो उनको डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो भी कहेंगे भाई जब अच्छा काम करें तभी उतना पैसा मिल रहा है, और जब दूसरे लोग हैं वो कम काम करें उनको भी बराबर पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे एक मतलब मन में खराबी हो जाती है। तो इसकी वजह जो ज़्यादा काम करे उसको ज़्यादा पैसा दो, जो कम काम करे उसको कम पैसा देना चाहिए। तो यही हमारा जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है, डिफरेंट पीस वेट सिस्टम इसी चीज़ को समझाता है, जिसका ऑप्शन बी है एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। द मेन एम ऑफ डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम इज टू मोटिवेट एफिशिएंट वर्कर, जो अभी मैंने समझाया। Which of the following fuel principle emphasizes the need of chain of superiors from the highest to lowest rank? मतलब कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि टॉप टू लोअर वाला चीज़? यहाँ पे हमारा स्केलर चेन, इसको हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया है। अ टेम्परेरी शॉर्टकट इन द स्केलर चेन टू अवॉइड डिलेज इन कम्युनिकेशन इज नोन एज, यानी कि जो हमारा स्केलर चेन है टॉप टू बॉटम, तो इसमें टेम्परेरी शॉर्टकट यानी कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी शॉर्टकट, जिससे कि हमारा जो फालतू का डीले हो रहा है उसको अवॉइड किया जा सके, तो इसको हम हमारा गैंग प्लैंक कहते हैं। अगेन गैंग प्लैंक, उसके आगे कुछ और नहीं का आपको सुनना है। 33 द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज इज कॉल्ड, यानी कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक मैनेजर इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? द स्पैन ऑफ कंट्रोल। Which principle of management is closely related to the concept of teamwork? कौन सा हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्लोजली रिलेटेड है? तो देखो जहाँ पे क्लोजली वाला आ गया या फिर सिमिलर वाले आ गए, तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड है, तो ये तो भैया
कुछ कमांड वाली बात बताता है कि बॉस वाला फिर वर्कर वाला, वो वाली चीज़ है। इनिशिएटिव, वर्कर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो ये तो टीम वर्क वाली बात नहीं आ रही यहाँ पे, मतलब हाँ। ऑर्डर वाला ये तो कहीं से भी सेंस नहीं बना रहा, तो सबसे परफेक्ट है हमारा सी वाला जो कि है एस्पिरिट दे कॉप्स, यानी कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए भैया हमारे बीच में। 35 द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, एब्सोल्यूट एंड रिजिड बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव बिल्कुल हाँ, एप्लीकेबल इन लॉ ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं। 36 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्राइमरली व्हाट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्राइमरली जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो जहाँ पे इजी आ रहा है वहाँ पे फालतू का आप सोचो कि मैं डिस्कस करूँगा, नहीं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पे डिस्कस करने लायक है वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज शुड हैव बीन गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स, यानी कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जहाँ पे कहता है कि भैया थोड़ा समय तो पहले ही दिन आके आप सोचोगे कि वो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज कर देगा, ऐसा नहीं होगा, उसको थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल कौन सा है, तो ये प्रिंसिपल होता है हमारा सी वाला जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी कि जो हमारा पर्सन है, हमारा जो एम्प्लॉय है उसका जो टेन्योर है, यानी कि कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, वो स्टेबिलिटी। 38 द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ, नहीं, यहाँ पे बात ही और इंडिविजुअल से हमें जनरल पे आना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये सब नहीं हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है तो हमारा ये प्रिंसिपल लगाना है। विच ऑफ टेलर्स प्रिंसिपल एम्फसाइजेस द प्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड विथ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी कि जो हमारा रूल ऑफ थंब मेथड है इसका टेलर का कौन सा प्रिंसिपल हमारा रिप्लेसमेंट करता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, तो इसका आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। सी फॉर व्हाट, सी फॉर कैट, आपको क्या लगा। 40 फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ वायलेशन ऑफ विच फ्यूल्स प्रिंसिपल, यानी जो हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप है ये हमारा फ्यूल, यानी कि जो हमारे जनरल मैनेजमेंट वाले भाई साहब थे उनके कौन सा मतलब प्रिंसिपल का वायलेशन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, डिवीजन ऑफ वर्क, तो यहाँ पे आंसर होगा यूनिटी ऑफ कमांड, बिकॉज यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहा था कि एक बॉस होना चाहिए, उसके नीचे एक एम्प्लॉय होना चाहिए या वर्कर होना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप ये तो कई सारे लोग का मतलब डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट कर दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये वायलेट करता है। टाइम एंड मोशन स्टडी आर पार्ट ऑफ व्हाट, जनरल मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, यस। द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल लाइज इन द एरिया ऑफ व्हाट, यानी कि जो हमारे फ्यूल भैया जनरल मैनेजमेंट वाले हैं उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ किस एरिया में, वर्कशॉप मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो है हमारा जनरल मैनेजमेंट। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट सिमिलर टास्क शुड बी ग्रुप टुगेदर अंडर वन मैनेजर, यानी कि यहाँ पे जो हमारा सिमिलर तरह की चीज़ें हैं कि मान लीजिए हमने 4 मार्केटिंग टीम बैठा दी, तो 4 जगह करने से हमारा कॉस्ट भी जा रहा है, जगह भी जा रही है, फालतू का फैला भी हुआ है, तो चारों को एक जगह कर दो, बिकॉज काम तो मार्केटिंग ही कर रहे हैं ना, तो चारों टीम को मिला दो, कह दो भैया यहीं बैठ कर काम करो, तो वो हमारा कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद whom, इट इज एसोसिएटेड विथ टेलर, हमारा मेंटल रेवोल्यूशन वाला। मेंटल रेवोल्यूशन अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्राइमरली इन्वॉल्व्स in the change of attitude of in the change in the attitude of worker towards work, management toward worker, both management and worker towards each other. Which principle of fuel suggests that there should be a place for everything and everything should be in plates, यानी कि हर चीज़ उसकी जगह पे होनी चाहिए और हर जगह वो चीज़ होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या कहता है बी वाला, जो कि है ऑर्डर, यानी कि हर चीज़ जहाँ उसकी ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी डज नॉट इम्प्लाई एब्सेंस ऑफ फेवरेटिज्म, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्कर्स, फेयर ट्रीटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ रूल विदाउट बायस, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डज नॉट इम्प्लाई इक्विटी वाला, इक्वल पे
इक्वल वर्क। एक्विटी हमारा क्या कहता है, एक्विटी क्या कहता है कि भैया सब वर्कर को बराबर रखो, लेकिन वो कहाँ नहीं इम्प्लाई होता है कि भैया इक्वल प्ले फॉर इक्वल वर्क ऑलवेज। क्यों? वाइल इक्विटी एम्स फॉर फेयरनेस, exact equal pay might depend on the other factors too। 48 वाला देखते हैं, which principle encourages workers to develop and carry out their plans। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वर्कर्स को एनकरेज करेगा डेवलप करने के लिए और कैरी आउट करने के लिए उनके प्लान्स को, यानी कि यहाँ पे वर्कर्स कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इनिशिएटिव, द प्रिंसिपल ऑफ एडफ्रीज द कॉस्ट एम्स इन फॉस्टरिंग अगेन रिपीट। आई नो मेरा ही बनाया हुआ है तो रिपीट हो रहा है, तो पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉय के मोरल पे? तो इसका आंसर होगा हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, बिल्कुल भी नहीं। स्केलर चेन ये नहीं, सेंट्रलाइजेशन ये होगा हमारा एस्पिरेट द कॉर्प्स, यानी कि एम्प्लॉय का क्या हो रहा है, एम्प्लॉय के मोरल पे एस्पिरेट द कॉर्प्स, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, उसका मोरल चेंज कर रहे हैं हम एक तरह से। और यहाँ पे हमने हाफ सेंचुरी कर ली कंप्लीट और वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बस पानी पी लूँ, आप भी पानी पी लीजिए। तो तुला क्यों रहा? ओके आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कह दूँ, यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मैं किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ तक कोई देखेगा भी, बट यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। ऑल्सो ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसी डेट पे ही, मतलब सेम डे मैं PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके रिवाइज करने के लिए या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए वहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं उसको डाउनलोड करके। अब हम अपना 51 पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सजेस्ट व्हाट? इट सजेस्टेड अ बैलेंस बिटवीन टू डिपेंडिंग on the organization। Stability of tenure of principal personnel helps in what? Increasing employee turnover, reducing wasted inefficiency, discouraging employee initiative, promoting strict rule। तो इसका आंसर होगा B, reducing wasted and inefficiency को खत्म कर देता है ये। Which principle of favor is related to the communication flow in an organization? यहाँ पे communication flow की बात हो रही है, जहाँ पे flow की बात हो जाए, टॉप टू बॉटम वाली बात हो जाए, तो वहाँ पे आंख बंद करके आपको स्केलर चेन पे टिक लगा देना है। द गैंग प्लैंक इज यूज टू इंक्रीज स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्ट्रिक्टली फॉलो द स्केलर चेन, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। इसका आंसर होगा B वाला, जो कि हमारा फैसिलिटेट डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एट द सेम लेवल, यानी कि टेम्परेली हम ब्रिज बना देते हैं कि जो हमारा टॉप टू बॉटम वाला था उसको ब्रेक कर देते हैं एक तरह से। कौन सा इसमें से टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? तो इसको नहीं फंक्शनल फोरमैनशिप हमारा टेक्निक होता है, बाकी ये सब तो हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, ये हमारा टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इम्प्लाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हाट? एम्प्लॉय ग्रीवियंस, इंडस्ट्रियल पीस, लेबर यूनियंस, मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसका आंसर होगा B, इंडस्ट्रियल पीस। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या बताता है? कंपटीशन अमंग डिपार्टमेंट्स, इग्नोरिंग इंडिविजुअल्स, स्ट्रिक्ट सुपरविजन। इसका आंसर होगा B वाला, जो कि हमारे टीम वर्क एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये हमारा होगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्क। 59 विच ऑफ टेलर्स टेक्निक एम टू एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे। तो ये हमारा क्या बताता है कि यानी कि एम स्टैंडर्ड आउटपुट हो पर वर्कर पर डे कितना होना चाहिए? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेशन, डिफरेंस। तो इसका होगा A, टाइम स्टडी। आइडेंटिफाइंग एंड एनुमरेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट, मोशन स्टडी। रिड्यूसिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिटी टू मैनेजेबल टाइप्स एंड साइजेस, सिंप्लीफिकेशन। एस्टैब्लिशिंग बेंचमार्क्स फॉर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे स्टैंडर्डाइजेशन होगा। फालतू की चीज़ों को हटाने के लिए मैनेजेबल साइज एंड टाइप्स, उसके लिए सिंप्लीफिकेशन। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रिवॉर्ड्स वर्कर्स बेस्ड ऑन व्हाट? एफिशिएंसी।
विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स एडवोकेट फॉर अ सिंगल प्लान एक्शन फॉर एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे एम्प्लाइज होता है, मतलब क्या इम्प्लाई करता है, अथॉरिटी शुड बी ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, ये तो दोनों तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये होगा आंसर हमारा सी वाला। विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेस फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन डीलिंग विद एम्प्लॉय, कौन सा प्रिंसिपल हमारा फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी के डीलिंग को बताता है एम्प्लॉयज से, तो ये हमारा इक्विटी, यानी कि लोगों के बीच में फेयरनेस होनी चाहिए और नोक जो क्या इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। एनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू मेक देयर ओन प्लान्स एग्जीक्यूट देम, इनिशिएटिव, यहाँ पे इनिशिएटिव बात हो रही है, मतलब जहाँ पर भी हम एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कुछ प्लान बनाओ, कुछ एक्शन लो, कुछ करो, तो वहाँ पे इनिशिएटिव आप मार्क करके चले आइए। प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड हार्मनी विद इन द टीम इज द गोल ऑफ व्हाट, यहाँ पे टीम की बात हो रही है, तो टीम वर्क कहाँ पे आता है, हमारा टीम वर्क आता है एज पर द कोर्स में। यहाँ पे आ चुका है हम फेवरेट MCQ 69, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सजेस्ट दैट द लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी फॉलोड वाइल कम्युनिकेटिंग, लाइन ऑफ अथॉरिटी, फ्लो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, हमारा स्केलर चेन में आती हैं। द डिग्री टू विच अथॉरिटी इज रिटेन बाय द टॉप मैनेजमेंट, ऐसा कौन सा डिग्री है जो हमारा अथॉरिटी क्या कहता है, जो हमारी पावर है सारी वो टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है, तो ये कौन करता है, हमारा सेंट्रलाइजेशन। द डिस्पर्जल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब जो अथॉरिटी है सर टॉप मैनेजमेंट के पास, अब वो क्या कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग के सब में बांट दे रहे हैं, तो ये बांटने वाला चीज़ कहाँ पे हो, डिसेंट्रलाइजेशन, इकट्ठा करके रखी सेंट्रलाइजेशन, थोड़ा थोड़ा बांट दिया डिसेंट्रलाइजेशन। विच प्रिंसिपल एम्स एट प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़, ये होता है हमारा जॉब सिक्योरिटी, टेन्योर, वर्किंग पीरियड वाला, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। The application of management principles depends upon what? The size of organization, nature of organization, the prevailing situation on the organization. The management principles are significant because they provide what? Ready-made solution to our problems, guidelines, strict rules, specific matters. तो इसका आंसर होगा बी वाला, जो कि हमारा guidelines for managerial action and decisions. 75. Which of the following is a principle of management that aims at prevailing dual subordination, कौन सा principle of management dual subordination को बताता है, preventing, मतलब दो चीज़ें ना ऊपर, तो ये हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि वही वन जॉब वन वर्कर वाली चीज़ है। 76. ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स सिमिलर एक्टिविटीज़, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर होगा डिवीज़न ऑफ वर्क। हाँ वही, मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया था बिकॉज ऑप्शन में ऑर्गेनाइजिंग था, ऑर्गेनाइजिंग में भी हम सिमिलर जॉब सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक साथ कर देते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग हमारा फंक्शन है ना कि प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल की बात हो रही है। इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, राइट प्लेस राइट टाइम ऑर्डर की बात हो रही है। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज शुड बी पेड फॉर फेयर वेज एंड देयर सर्विसेज, फेयर वेज आंख बंद करेंगे, क्या होगा हमारा, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एनकरेजिंग सबऑर्डिनेट्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू व्हाट, एनकरेजिंग सबऑर्डिनेट्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग इज रिलेटेड टू व्हाट। अब यहाँ पे पढ़ के मेरे भी दिमाग में सबसे पहले आया था इनिशिएटिव वाला, यहाँ पे हम लोगों को कह रहे हैं आगे बढ़ के भाग लो, हिस्सा लो, तो वहाँ पे इनिशिएटिव वाला चाहिए, बट यहाँ पे सबऑर्डिनेट को इनक्रेज कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है अब यहाँ पे बांटी जा रही है, यानी कि जो अथॉरिटी उसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। 80th पे आते हैं हमारा, विच ऑफ द टेलर्स प्रिंसिपल एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्क, तो ये होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। फंक्शनल फोरमैनशिप वॉज सजेस्टेड बाय टेलर टू इम्प्रूव व्हाट, प्लानिंग एफिशिएंसी, सुपरविजन एट शॉप फ्लोर लेवल, फंक्शनल फोरमैनशिप हमारा ये बताता है। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स ऑन अ पर्टिकुलर जॉब, कौन सा टेक्निक बताता है कि हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट वाला क्या हो गया, मोशन स्टडी।
सेटिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ पे फॉर वर्कर्स बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी, यानी कि जो जैसा काम उसको वैसा पैसा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। द प्राइमरी फोकस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एट शॉप फ्लोर लेवल, यानी कि एक ग्राउंड लेवल पे जो हमारा प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो फोकस करता है। हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल्स आर ब्रॉडली एप्लीकेबल टू व्हाट? ओनली बिजनेस, नॉन प्रॉफिट, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओनली लार्ज स्केल। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हर जगह वो एप्लीकेबल है, तो इसलिए ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ वी? वी यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है? हम, यानी कि टीम वर्क की बात हो रही है। तो टीम वर्क की बात एस्पिरिट द कॉर्प्स। द वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड कैन लीड टू व्हाट? यूनिटी ऑफ कमांड का वॉयलेशन कौन सा प्रिंसिपल करता है वो हमने ऊपर देख लिया। क्या लीड कर सकता है इसका? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट हमारा। विच प्रिंसिपल सजेस्ट डैट देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, चार लोग मिलके एक ही काम करें, इससे बढ़िया चार लोग एक ही काम अलग अलग तरीके से करें, तो इससे बढ़िया चारों लोग को एक ही काम में एक साथ लगा दो, तो इससे क्या होगा? हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन implies that the communication should follow the established hierarchy टॉप टू बॉटम, फ्लो, तो ये सारी चीज़ें। द गैंग प्लैंक इज परमिटेड अंडर विच कंडीशन? गैंग प्लैंक हम कम कर सकते हैं, यानी कि स्केलर चेन को थोड़ा सा ब्रेक करके जो स्टेजेस है उसमें टेम्परेरी बेसिस पे कम्युनिकेशन कर सके, जिसकी वजह से हमें डीले ना हो पाए। तो ये क्या कब होता है हमारा? बाईपास टॉप मैनेजमेंट कम्युनिकेट टू प्रिवेंट डिलेज इन अर्जेंट कम्युनिकेशन। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये सब नहीं पूछा, उसका रीज़न पूछा क्यों करते हैं, तो प्रिवेंट डिले इन अर्जेंट कम्युनिकेशन। Which principle of management emphasizes the need for stability in the job of tenure of employees? यानी कि stability tenure of employees पूरा तो यही बता दिया, ऑप्शन ही क्यों दिया हुआ है यहाँ पे? stability of tenure of personnel. The principle of initiative can lead to what? Increased employee participation, यानी कि हम एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगा। Which principle highlights the importance of a fair and just सिस्टम फॉर रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़? जस्ट नहीं, यहाँ पे जस्टिस होगा, सॉरी, उसके लिए हमारा बी होगा। यहाँ पे रिवॉर्डिंग की बात हो रही है, फेयर रिवॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे हमारा बी जो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर रिलेट्स टू व्हाट? बोथ मटेरियल एंड पीपल्स, यानी केवल मटेरियल नहीं, केवल लोग नहीं, केवल वर्क फोर्सेस नहीं, ये हमारा मटेरियल और लोगों दोनों की बात करता है। Which principle of management is concerned with creating a conducive work environment? Conducive work environment करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल करता है? डिसिप्लिन, इक्विटी, ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव अगर दिया है तो आपको वही आंसर करके चलाना है। प्रो टिप, the application of scientific management principle led to decreased productivity, इंक्रीज्ड वर्कर एक्सप्लॉयटेशन, स्टैग्नेशन इन वर्कर मेथड्स। तो हमारा क्या होता है? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। फ्यूल्स प्रिंसिपल्स आर ऑफन डिफाइंड एज बिहेवियरल गाइडलाइंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर, लीगल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हमारा बिहेवियरल गाइडलाइंस होती है ये हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल? तो यहाँ पे हमारा जनरल मैनेजमेंट वाले प्रिंसिपल्स देखने हैं। डिवीजन ऑफ वर्क है, यूनिटी ऑफ कमांड है, इनिशिएटिव है, बट मैक्सिमम सोशल बेनिफिट ये तो कोई प्रिंसिपल नहीं हुआ। द फोकस ऑन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज ऑन व्हाट? मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल आउटपुट, मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयज़, यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में ज़्यादा कुछ तो मैं ना हो, तो ये हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज़ शुड नॉट बी मूव टू फ्रीक्वेंटली फ्रॉम देयर पोजीशंस, यानी कि एम्प्लॉय को हम फायर हायर, तो फायर हायर कहाँ हो रहा था? ये हमारा हो रहा था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो वीडियो बंद करें इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर किसी MCQ में डाउट है या फिर उसको आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए, नोट्स को डाउनलोड कर लेना है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को। बाकी चैप्टर्स आने वाले दिनों में आपको दिख जाएंगे
और भी अगर आपके कोई जान पहचान में क्लास 11th क्लास 12th वाला है तो उनको ये चैनल रिकमेंड कर दीजिए। मेरा जो सिलेबस है मैं उसको ऑन टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स के साथ प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करवाता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।